गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी जो पिछली ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने स्टडी किया था ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं। तो 3 रुधिर वाहिकाओं का अध्ययन किया, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं जो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करता है। मानव के हृदय की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। वास्तव में मानव का हृदय है क्या, ये किस प्रकार से पंप करता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आज इस ऑनलाइन क्लास में हम अध्ययन करते हैं। देखो, जानते हैं मानव का हार्ट, डेफिनेशन से शुरू करते हैं, इसकी एक परिभाषा बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। देखो, स्तनधारी प्राणी में मनुष्य की यदि बात की जाए तो उसकी बॉडी की 2 सतह मानी जाती हैं। पीठ वाली सतह को पृष्ठ सतह कहते हैं, चेस्ट वाली सतह को अधर सतह कहा जाता है। तो डेफिनेशन किस प्रकार से बनाते हैं, मनुष्य की अधर सतह पर वक्षीय पिंजरे में, अब ये वक्षीय पिंजरा क्या है, तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, उस समय इस परिभाषा को जाना था कि हमारी स्टर्नम, कशेरुक दंड, पसलियाँ मिलकर के जिस कंकाल का निर्माण करती है उसे वक्ष गुहा कहा जाता है, वक्षीय पिंजर कहा जाता है। तो मनुष्य की अधर सतह पर कुछ बाईं ओर, किसमें, वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर गुलाबी रंग की मुट्ठीनुमा संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाती है, हृदय कहलाती है। आर यू गेटिंग? एक बार फिर से देखो, मनुष्य की अधर सतह पर वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर गुलाबी रंग की मुट्ठीनुमा मांसल संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाती है, हृदय कहलाती है। देखो, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव का जो हार्ट है वो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? मेसोडर्म से। अब ये मेसोडर्म क्या है, तो मैंने बताया था कि स्तनधारी प्राणी में 3 जेनेटिक लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों जेनेटिक स्तर ही क्या काम करते हैं, बॉडी के विभिन्न पार्टों को बनाते हैं, विभिन्न अंगों को बनाते हैं। तो मनुष्य का जो हार्ट है वो किससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है, भ्रूणीय मध्यचर्म से बनता है। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मेसोडर्म से हुआ। अब इसके बाद देखो, इसका शेप कैसा है, शेप क्या है, कैसा, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार बंद मुट्ठीनुमा होता है। इसका आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठीनुमा होता है, या हम कह सकते हैं ये त्रिकोणाकार होता है। कैसा होता है, ये त्रिकोणाकार होता है। और जानो, देखो, यदि इसके साइज की बात की जाए, साइज कितना होता है, वयस्क मनुष्य में मानव के हार्ट का जो साइज है वो 5 × 3.5 इंच का होता है। तो मनुष्य के हृदय का साइज 5 × 3.5 अंक का। यदि इसके कलर की बात करें तो मानव का हार्ट पिंक कलर का होता है, ये गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, स्थिति वास्तव में इसकी कहाँ है, मानव के हृदय की स्थिति कहाँ है। तो देखो, वक्ष गुहा में बाईं ओर, ध्यान से देखना, वक्ष गुहा में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य फुफ्फुस मध्य अवकाश में पाया जाता है। देखो, वक्ष गुहा में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य फुफ्फुस मध्य अवकाश में पाया जाता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करूं। देखो, ये अपनी श्वास नली, ट्रेकिया है, और मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था कि जो अपनी श्वास नली है वो 2 श्वसनी में बंट जाती है, और ये इसमें किसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंग्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दोनों फेफड़े हो गए, और ये जो स्ट्रक्चर है वो तनपुट व डायफ्राम की है, तनपुट व डायफ्राम की है। तो इसकी जो लोकेशन है वो ये है कि मानव का हृदय कहाँ पाया जाता है, दोनों फेफड़ों, ये जो है स्थान, इसको क्या कहा जाता है, फुफ्फुस मध्य अवकाश कहा जाता है। तो दोनों फेफड़ों का जो मध्य का जो अवकाश है उसमें इस छोर पर क्या पाया जाता है, ह्यूमन हार्ट पाया जाता है। तो ये इसकी रफली जो लोकेशन है वो है कि इस प्रकार से ये पाया जाता है। अब देखो, इसका अग्रतल किसकी तरफ होगा, स्टर्नम की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, स्टर्नम। और स्टर्नम को हम क्या कहते हैं, हिंदी में उरोस्थी कहते हैं। इसका पश्चतल किसकी तरफ होता है, इसोफेगस की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है, इसोफेगस यानी गर्सिका की तरफ होता है। बात करें ह्यूमन के हार्ट की निम्न तल की, तो ये देखो किसकी तरफ होता है, डायफ्राम या तनपुट की तरफ होता है। तो किसकी तरफ होगा, डायफ्राम, या जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, तनपुट की तरफ होता है। तो ये इसके बारे में सामान्य बातें। अब देखो, इसके अलावा ह्यूमन जो हार्ट है ये दोहरी झिल्ली से घिरे हुए आवरण से ढका रहता है। मानव हृदय दोहरी झिल्ली से घिरे हुए आवरण से ढका रहता है।
जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। हिंदी में हृदयावरण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं। अब देखो ये जो हृदयावरण है ये दो झिल्लियों से, इसका जो बाहरी भाग है वो पेराइटल प्रकार का है, यानी बाहरी झिल्ली पेराइटल है, और आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, इसकी विसरल होती है, यानी दोहरी झिल्ली का आवरण हो गया पेराइटल और विसरल। इस पेराइटल और विसरल के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस, या फिर इसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक चिकना फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है, सिस्टोल के समय, किसके सिस्टोल के समय, हम जानते हैं कि हृदय जो है वो पंप की भांति काम करता है, लगातार सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। तो सिस्टोल के समय ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है, हृदय तथा पास के ऊतकों में, हृदय तथा पास के ऊतकों में घर्षण को कम करने का काम करता है। किसको कम करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है। इसके अलावा आंतरिक आघातों से हृदय की सुरक्षा करने का काम भी किसका होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का होता है। ये कहाँ पाया जाता है, दोनों झिल्लियों के बीच का तरल द्रव्य क्या कहलाता है, हृदयावरणीय तरल द्रव्य कहलाता है, जो संकुचन के समय हृदय तथा पास के ऊतकों में घर्षण को कम करता है, आंतरिक चोटों से हृदय की सुरक्षा करने का काम करता है। इसके अलावा जो इसकी जो भित्ति है उस भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर एपिकार्डियम कहलाता है, ध्यान देना बेटा, क्या कहलाता है, एपिकार्डियम, ये बाहरी स्तर है, ये आउटर लेयर है, हम क्या कह सकते हैं इसको, ये आउटर लेयर है, जो किसकी बनी होती है, तंतुमय ऊतक की बनी होती है, फाइब्रल टिश्यूज़ की बनी होती है, तंतुमय ऊतक की बनी होती है। और मध्य जो स्तर है, मध्य जो परत है, इसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम बोलेंगे। और मायोकार्डियम जो है ये मोटा स्तर होता है, या हम कह सकते हैं ये थिक लेयर है, जो किसका बना होता है, पेशी का होता है, यानी मस्कुलर लेयर है। कैसी लेयर है, मस्कुलर लेयर होती है। फिर 3 नंबर की यदि बात किया जाए तो वो एंडोकार्डियम होती है। कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम लचीले ऊतक तथा अंत उपकला यानी एंडोथीलियम की बनी होती है। तो इसका जो भित्ति है वो 3 स्तरों का बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम तंतुमय ऊतक की बनी होती है, मायोकार्डियम मोटा स्तर होता है जो पेशीय होता है, और एंडोकार्डियम लचीले ऊतक तथा अंत उपकला का बना होता है। ये पूरी की पूरी कहानी किसकी हुई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय की बाह्य संरचना। अब देखो इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो मानव के हृदय की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन क्षैतिज काट से प्राप्त किया जाता है। जब मनुष्य के हृदय का क्षैतिज काट प्राप्त किया जाता है, सेक्शन प्राप्त करेंगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान प्राप्त होता है, अध्ययन कर पाते हैं। तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो मानव हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। 1 2 3 4 चैम्बर्ड हो गया। अब इसके जो अपर चैम्बर है, इसके जो अपर चैम्बर है, 2 अपर चैम्बर जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ओरिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओरिकल, या हम कह सकते हैं एट्रियल कहलाते हैं, यानी आलिंद कहलाते हैं, जो थिन लेयर के बने होते हैं,
महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। जो ऊपर वाले जो कक्ष हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। जो पतली भित्ति वाले होते हैं, थिन लेयर के बने होते हैं। अब यदि इसकी बात की जाए लोअर चैम्बर, इसमें 2 लोअर चैम्बर पाए जाते हैं जो थिक लेयर होते हैं, यानी थिक लेयर के बने होते हैं और क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। यदि हिंदी में लिखा जाए तो वो क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। अब देखो जानते हैं, ये जो है भाग ये कहलाएगा लेफ्ट ओरिकल। क्या कहलाएगा? लेफ्ट ओरिकल, यानी बायां आलिंद कहलाता है, बायां आलिंद कहलाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कहलाएगा राइट ओरिकल, राइट ओरिकल कहलाता है, दायां आलिंद कहलाता है। ये नीचे वाला कक्ष या हम कह सकते हैं जो चैम्बर है वो क्या कहलाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, या हम कह सकते हैं क्या कहलाता है? बायां नीले कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा? राइट वेंट्रिकल, या हम बात करें इसको क्या कहते हैं? दायां नीले कहते हैं। तो अपना जो हार्ट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में यदि जाने तो कितना चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर। अपर चैम्बर क्या कहलाते हैं? ओरिकल, जो कैसे होते हैं? थिन लेयर के बने होते हैं। और जो लोअर चैम्बर है वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल, जो किसके बने होते हैं? थिक लेयर के बने होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, ये अपना बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है, और ये बायां नीले हैं और ये दायां नीले हैं। अब इसके बारे में देखो क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम किसका होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखो शरीर के विभिन्न भागों से, मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया, कोई भी टिश्यूज है, कोई भी ऊतक है, यदि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, रुधिर आएगा, तो वो रुधिर किसका डाइजेशन कर देगा? फूड का डाइजेशन कर देगा। और फूड का डाइजेशन करेगा तो एक गैस बनती है CO2 गैस, और वो CO2 गैस हमारे शरीर के लिए क्या मानी जाती है? अपशिष्ट मानी जाती है, हानिकारक मानी जाती है। ये CO2 गैस किसके साथ में मिलकर के? रुधिर के साथ में मिलकर के कहाँ तक आती है? दाएं आलिंद तक आती है। तो इसको लाने का काम क्या होता है? तो देखो ध्यान से देखना, एक डक्ट, इस डक्ट को देखना, इसको कहते हैं निम्न महाशिरा या फिर अग्र महाशिरा। क्या कहा जाता है? अग्र महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा कहा जाता है। और इस नीचे वाली डक्ट को कहा जाता है पश्च महाशिरा। ये दोनों ही डक्ट क्या काम करती है? दोनों ही वाहिनी क्या काम करती है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को किस में ला करके छोड़ती है? दाएं आलिंद में ला करके छोड़ती है। देखो ये जो अपना कंधे का ऊपर वाला जो भाग है, उन भागों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम तो किसको सौंपा गया? ऊर्ध्व अग्र महाशिरा को सौंपा गया। और कंधे के नीचे के जितना भी बॉडी पार्ट है, उन भागों से अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद तक लाने का काम किसका होता है? पश्च महाशिरा का। अब इसके अलावा देखो आप एक चीज़ और जानना कि हृदय के ये जो दीवार है, वाल्व है, या इसके जो कई प्रकार के टिश्यूज़ हैं या ऊतक हैं, या इसकी मस्कुलर जो लेयर है, उसमें से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको दाएं आलिंद तक लाने का काम किसका होता है? तो देखो हृदय शिरा, या हम बोले कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी साइनस क्या काम करती है? हृदय भित्तियों तथा हृदय ऊतकों से अशुद्ध रुधिर को किस में ला करके छोड़ देती है? दाएं आलिंद में ला करके छोड़ देती है। इसके अलावा ध्यान देना, आलिंदों तथा नीलियों के बीच में एक विशेष प्रकार की दीवार पाई जाती है, उस दीवार को कोरोनरी सल्कस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोरोनरी सल्कस कहा जाता है, या अंतरा नीले पट्ट या दीवार कहा जाता है, जो आलिंदों को नीलियों से पृथक करने का काम करती है। अब देखो और बातें जानते हैं इसके अंदर कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर किस में आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। तो लाने का काम किसका होता है? तो इस फेफड़े से 4 पल्मोनरी वेन निकलती हैं, यानी फुफ्फुस शिरा निकलती हैं, जिनकी संख्या मैंने आपको कितनी बता दी? 4। आर यू गेटिंग? कितनी निकलती हैं? 4 फुफ्फुस शिरा निकलती हैं, जो O2 युक्त रुधिर को लाती हैं। O2 युक्त रुधिर है, इसका मतलब शुद्ध रुधिर है, और उसको ला करके किस में छोड़ देती हैं? बाएं नीले में ला करके छोड़ देती हैं, बाएं आलिंद में ला करके छोड़ देती हैं। अब इसके बाद देखो क्या होगा? रुधिर किस में आएगा? बाएं नीले में। और बाएं नीले से, अब ध्यान देना, बाएं नीले से एक अर्धचंद्राकार कपाट निकलता है, और अर्धचंद्राकार कपाट, ये जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है,
ये महाधमनी में खुलता है। किस में खुलता है? महाधमनी में। तो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर का परिवहन करने का काम किसका होता है? महाधमनी का, जो कहाँ से निकलती है? बाएं आलिंद के अर्धचंद्राकार कपाट से निकलती है। तो देखो, शुद्ध रुधिर का परिवहन कौन करती है? महाधमनी करती है। अब जिस प्रकार से आपने ये जाना कि हृदय के विभिन्न भागों, इनकी भित्तियों से अशुद्ध रुधिर को हृदय शिरा कोरोनरी साइनस किस में ला करके छोड़ती है? दाएं आलिंद में। ठीक उसी प्रकार से इन्हीं भागों में शुद्ध रुधिर का परिवहन कौन करती है? तो ध्यान रहे, कोरोनरी आर्टरीज जो है, या हम माने हृदय धमनी क्या काम करती है? हृदय भित्तियों तथा हृदय ऊतकों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह करने का काम करती है। अब और देखो, इन दोनों के मध्य, यानी दोनों आलिंदों के मध्य जो पट्ट पाया जाता है उसे अंतरा आलिंद पट्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? अंतरा आलिंद पट्ट, या लिखूं मैं इंट्रा ओरिकल सेप्टम। क्या कहा जाता है? इंट्रा ओरिकल सेप्टम कहा जाता है। और ध्यान रहे, ये इंट्रा ओरिकल सेप्टम कुछ बाएं आलिंद की ओर झुका होता है। इस कारण से दायां आलिंद बाएं आलिंद की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये भी जाना किसके कारण हुआ है? ये जो सेप्टम है, इसका जो झुकाव है ये बाएं आलिंद की ओर होता है, इसलिए ये जो चेंबर है, इस चेंबर की तुलना में क्या होता है? मेजर होता है, बड़ा होता है। अब इसी प्रकार से दोनों नीलियों के बीच में भी एक दीवार पाई जाती है, एक पट्ट पाया जाता है, जिसे अंतरा नीले पट्ट कहते हैं। या मैं इसको लिखूं इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम, अंतरा आलिंद पट्ट। और ये अंतरा आलिंद पट्ट नीले से शुरू होता है और हृदय की नोक तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ इसकी नोक मानी जाती है, नोक तक नहीं पहुंच पाता है। और किसकी ओर झुक जाता है? दाएं नीले की ओर झुक जाता है। इस कारण बायां नीले दाएं नीले की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होगा, क्रॉस से देख लेना, याद कर लेना इसको। ये भाग छोटा है, ये छोटा होगा। क्यों होगा? कि ऊपर वाला पट्ट बायां आलिंद की ओर झुका होता है, नीचे वाला पट्ट जो है वो इस प्रकार से इसकी नोक तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो पूरा का पूरा कक्ष है, इसकी तुलना में बड़ा होता है। इसके अलावा और चीज़ें जानो, आलिंदों की जो भित्ति है उसकी तुलना में नीलियों की जो भित्ति है वो मोटी होती है। नीलियों की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, यानी अधिक मस्कुलर होती है। और इन दोनों में भी नीले की जो भित्ति, कौन से नीले की? बाएं नीले की भित्ति दाएं नीले से अधिक मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस बाएं नीले को शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है, इसलिए इस भाग में रुधिर दाब बहुत अधिक लगता है। उस रुधिर दाब को संतुलित बनाए रखने के लिए इसकी जो मस्कुलर लेयर होती है वो थिक लेयर होती है, अर्थात बहुत अधिक मोटी होती है। किसकी तुलना में? दाएं नीले की तुलना में। क्योंकि दायां नीले सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है? अशुद्ध रुधिर को ला करके किस में छोड़ेगा? लंग्स तक लाने का ही काम होता है। लेकिन इस को क्या करना पड़ता है? शरीर के सभी कोशिकाओं तक, सभी ऊतकों तक रुधिर को पंप करने का काम होता है। और जानो, देखो, इन दोनों आलिंदों के बीच का जो पट्ट है, इस पट्ट पर एक गड्ढा पाया जाता है और इस गड्ढे को फोसा ओवेलिस कहते हैं। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, फोसा ओवेलिस। और ये फोसा ओवेलिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बच्चे की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, यानी भ्रूण अवस्था जो होती है, या शिशु में, इस फोसा ओवेलिस की जगह एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन, ध्यान से देखना, जिसे फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, या हम बोलें इसे अंडाकार छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाकार छिद्र। और ये अंडाकार छिद्र क्या काम करता है? शिशुओं में दाएं आलिंद के रुधिर को किस में ला करके छोड़ देता है? बाएं आलिंद में छोड़ देता है। क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में शिशुओं में लंग्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इसलिए रुधिर क्या हो जाता है? यानी इस भाग का रुधिर इस भाग में ट्रांसफर हो जाता है और इस वाला इसमें ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे शिशु एडल्ट होता जाता है, वयस्क होता जाता है, ये छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाता है और किस में बदल जाता है? फोसा ओवेलिस में। और फोसा ओवेलिस को हिंदी में अंडाकार खात कहते हैं। ध्यान से देखना, शब्द को अंडाकार खात कहा जाता है। ये अंडाकार खात वयस्क में क्या काम करती है?
दाएं भाग के रुधिर को बाएं में नहीं जाने देती है और बाएं भाग के रुधिर को किस में नहीं जाने देती है, दाएं भाग में नहीं जाने देती है। अब देखो क्या होता है कि आलिंदों और नीलियों के बीच में जो अंतरा आलिंद नीले जो पट है वो छिद्रों व कपाटों की सहायता से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और देखो इसमें क्या होता है कि बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवल्ली कपाट पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, द्विवल्ली कपाट। क्या कहा जाता है, द्विवल्ली कपाट। और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो है त्रिवल्ली कपाट। और ध्यान रहे ये त्रिवल्ली और द्विवल्ली जो कपाट हैं ये पेपिलरी पेशी, शब्द को देखना, पेपिलरी पेशी की सहायता से और कंडरीय रज्जु द्वारा जुड़े रहते हैं। और किससे जुड़े रहते हैं, नीलियों की भित्ति से जुड़े रहते हैं। ध्यान रहे किस प्रकार से, देखो द्विवल्ली तथा त्रिवल्ली कपाट जो है कंडरीय रज्जु की सहायता से पेपिलरी पेशी से जुड़े रहते हैं। और ये पेपिलरी पेशी कहाँ पाई जाती है, नीलियों की भित्ति में पाई जाती है। और ये नीलियों की भित्ति की ओर खींची रहती है। और ये इन द्विवल्ली तथा त्रिवल्ली कपाटों को किसकी ओर नहीं खोलने देती है, आलिंदों की ओर नहीं खोलने देती है। और इनका महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो क्या होता है कि ये द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट जो रुधिर किस में आ जाता है, नीलियों में आ जाता है, उसको पुनः आलिंदों में जाने से रोकने का काम करते हैं। तो ध्यान रहे द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट कहाँ पाए जाते हैं, अंतरा आलिंद नीले पट्ट पर पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, कंडरीय रज्जु की सहायता से पेपिलरी पेशी से जुड़े रहते हैं। पेपिलरी पेशी नीलियों की भित्ति में पाई जाती है और खींची रहती है, जिससे ये जो द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट होते हैं वो नीलियों की ओर झुके होते हैं, इनको आलिंदों की ओर नहीं जाने दिया जाता है। और ये कपाट जो रुधिर किस में आ गया, नीलियों में आ गया, उसको पुनः आलिंदों में जाने से रोकने का काम करते हैं। अब इसके अलावा देखो ये जो फुफ्फुस कांड है और ये कौन सा कांड हो गया, महाधमनी कांड हो गया। इन दोनों में भी 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। और ये तीनों अर्धचंद्राकार कपाट क्या करते हैं, जो रुधिर किस में आ जाता है, महाधमनी में आ जाता है। ध्यान से देखना किस में आ जाता है, महाधमनी में, और इसमें फुफ्फुस कांड में आता है, उसको पुनः नीलियों में जाने से रोकने का काम करते हैं। तो हमने इसके बारे में जाना कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। अब देखो इसमें एक बार फिर से बता देता हूँ, दोनों ऊपर वाले चैम्बर आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले चैम्बर नीले कहलाते हैं। ये जिस पट के द्वारा अलग होंगे उसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं, जिसमें स्थित गड्ढे को क्या कहा जाता है, फोसा ओवेलिस, अंडाकार खात कहते हैं। शिशु में ये किसके रूप में पाया जाता है, फोरामेन ओवेलिस के रूप में पाया जाता है, क्योंकि शिशुओं में लंग्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। फिर मैंने आपको और क्या बताया कि इसके अंदर ये जो फुफ्फुस कांड है ये महाधमनी कांड है, इसमें 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट इन वाहिनियों के रुधिर को पुनः नीलियों में जाने से रोकने का काम करते हैं। अब देखो ये जो ऊर्ध्व अग्र महाशिरा है उसकी जगह एक विशेष प्रकार की संधि पाई जाती है और उस संधि को एन ए नोड कहते हैं। एस ए एन कह सकते हो या तो, या फिर उसको हम क्या बोले, एस ए नोड कह सकते हैं, यानी कोटर आलिंद पर्वत संधि। और ये कोटर आलिंद पर्वत संधि जो है वो कहाँ पाई जाती है, अग्र महाशिरा के समीप पाई जाती है। किस में स्थित होती है, दायां आलिंद में स्थित होती है। फिर देखो ये आगे जा कर के एक और संरचना में खुल जाती है, एक और संधि में खुलती है, और उस संधि का नाम है एवियन संधि। क्या नाम है उसका, एवियन संधि। अब इस हर्ट के संकुचन और शिथिलन के लिए जो विद्युत रासायनिक आवेग उत्पन्न होगा उसका प्रोडक्शन किससे होता है, एस ए नोड से होता है। इसलिए एस ए नोड को क्या कहा जाता है, हृदय का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो ये थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। कल हम इसके बारे में मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।